नमस्कार। न्यूज़ फॉर दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा और हमारे पंत प्रधान व प्रधान चौकीदार शायद वही कर रहे हैं जो एक समय में एक राजा करता था, अपनी मर्जी चाहे जनता किसी भी हाल में हो। आज की हमारी वीडियो लंबी होने जा रही है। आपसे अनुरोध है, इसे अंत तक ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आदर सहित न्यूज़ फॉर दिल्ली बजट को आए सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं कि आर्थिक विकास का बुलबुला फूट गया है। पहले आरबीआई ने विकास दर गिराई और अब सीएमआई ने गिरा दी। 2022-23 इकोनॉमी की तबाही का साल है। सिर्फ जीडीपी ही नहीं, सरकारी प्रतिभूतियों, निर्यात, सरकारी खर्च और रोजगार सभी के ग्राफ नीचे जमीन की तरफ होंगे। बढ़ेगी तो सिर्फ महंगाई, मोदी के दोस्तों का मुनाफा और खुदकुशी। दरबारी मीडिया को श्रद्धांजलि देकर बस फैसला कर लीजिए, जान है तो जहान है। वहीं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एपीजी शिपयार्ड स्कैम। एपीजी शिपयार्ड के मामले में मोदी सरकार साफ साफ झूठ बोल रही है। जिस कंपनी का लोन 2017 में ही एनपीए हो गया था, उसका मामला जानबूझकर 5 साल तक लटका कर रखा गया और आज हमें 2022 में यह बताया जा रहा है कि बैंकों में जमा किए गए हमारे पैसों से बांटा गया 23,000 करोड़ का लोन डूब गया है। कहीं पर लिख के रख लीजिए कि देश के इस सबसे बड़े बैंक घोटाले के सारे आरोपियों को साफ बचा लिया जाएगा। अभी तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी की खबर नहीं आई है। घोटाले के मुख्य कर्ता धर्ता ऋषि अग्रवाल के बारे में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है कि आखिर वह है कहाँ, सिंगापुर में है या भारत में। दरअसल इस पूरे फ्रॉड के सभी तथ्य कभी भी बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर पोल खुल गई तो भारत की पूरी बैंकिंग व्यवस्था ढह जाएगी। सच्चाई यह है, लोन देने वालों बैंकों के कंसोर्टियम का नेतृत्व आईसीआईसीआई बैंक कर रहा है, लेकिन सीबीआई से शिकायत के लिए एसबीआई को आगे किया गया। एपीजी को दिए गए कुल लोन में आईसीआईसीआई बैंक का हिस्सा लगभग 1/3 का है। सबसे बड़ी गलती भी इसकी पूर्व सीईओ रही चंद्रा कोचर की है। ऋषि अग्रवाल एसआर के मालिक रुइया ब्रदर्स के सगे भांजे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह से एपीजी शिपयार्ड को सबसे बड़ा लोन देने वाला बैंक आईसीआईसीआई है, वैसे ही एसआर ग्रुप को कर्ज देने वाला भी सबसे बड़ा बैंक आईसीआईसीआई ही है। 2015 तक यह ग्रुप देश की 3 सबसे बड़ी कर्जदार कंपनियों में शामिल था। आईसीआईसीआई बैंक एसआर ग्रुप को कर्ज देने वाला सबसे बड़ा बैंक रहा। इसने मिनेसोटा और इसके यूके स्थित रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए भी फंड दिया। इसके बदले में आईसीआईसीआई की चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी में रुइया से इन्वेस्टमेंट कराया गया। वहीं आपके लिए हिजाब बुर्का है, मेहुल भाई, ऋषि भाई के लिए बैंकों का खजाना। आप हिजाब बुर्का करते करते ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाएंगे, दोस्ती तोड़ लेंगे, देशभक्ति साबित करने के लिए गाय का मूत्र पी लेंगे। उधर मेहुल भाई याच में पार्टी करेंगे और भाई ऋषि अग्रवाल जी सिंगापुर में मौज मस्ती। जी हाँ, ऋषि अग्रवाल भाई सिंगापुर के नागरिक हैं। उन्होंने यह व्यवस्था काफी पहले ही कर ली थी। शायद उन्हें पता था कि एक दिन उनके तमाम सत्कर्मों का खजाना खुल जाएगा, इसलिए पहले से ही वो रडार के बाहर निकल लिए। सोचिए, क्या कोई यूं ही बैंकों को 23,000 करोड़ का चूना लगा सकता है? आपको अगर 10 लाख का लोन लेना हो तो बैंक आपको नानी याद दिला देता है। फिर अग्रवाल भाई के लिए सब कुछ इतना आसान कैसे था, साफ कैसे था कि इस खेल में बैंक के लोग भी शामिल थे। भाई को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। एबीजी का प्रमोटर ऋषि अग्रवाल मोदी जी एकमात्र उपलब्धि गुजरात समिट का जाना पहचाना चेहरा था। हर साल उसमें भाग लेता था, बैंक से पैसा निकालने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश किया करता था।
एसबीआई ने 2018 में चिट्ठी लिखकर सीबीआई को आगाह किया था कि एबीजी में फ्रॉड चल रहा है। एक साल बाद जून 2019 में उसके अकाउंट को फ्रॉड तो घोषित किया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? इसका जवाब पाकिस्तान देगा, राहुल गांधी देगा, या नेहरू जी देंगे, या फिर कांग्रेस देगी। 2013 में वह मोदी जी के साथ दक्षिण कोरिया की यात्रा पर भी गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि जो ऋषि अग्रवाल बैंकों को आराम से 23,000 करोड़ का चूना लगा पाने में सफल हो गया, उसकी कुल संपत्ति 300 करोड़ भी नहीं। मतलब बैंकों ने उसे पैसा देते वक्त सिक्योरिटी के बारे में कोई पड़ताल नहीं की। एबीजी शिपयार्ड के पिछले 2 सालों में महामारी के दौरान 2000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी से निकाला है। इनमें से कई ऐसे हैं जिनको उनकी सैलरी तक नहीं मिली। फिर भी कोई न तो सवाल पूछेगा ही, न फ्रॉड फकीरचंद की सरकार कोई जवाब देगी। अब तो यह भी नहीं कह सकते कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। गुजरात में 1998 से बीजेपी सत्ता में है, यानी 24 साल तो सीधा सीधा है। इससे पहले अगर 3 साल जोड़ लें तो कहा जा सकता है कि 1995 से ही गुजरात में बीजेपी का शासन है। अपने फकीरचंद श्रीमान मोदी जी ही 2002 से लेकर 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मतलब यह है कि अगर बैंकों को करीब 23,000 करोड़ का चूना अपने अग्रवाल भाई लगा पाए तो यह बिना फकीर की कृपा के नहीं हो सकता। न्यू इंडिया में छोटा कुछ भी नहीं होता, जो होता है सबसे बड़ा होता है। 4 साल पहले मोदी जी के हमारे मेहुल भाई ने अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर 13,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। एक और गुजराती व्यापारी ऋषि अग्रवाल ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया, और वो भी भारी अंतर से। सूरत की एसजीपी शिपिंग यार्ड का घोटाला 22,842 करोड़ रुपए का है, यानी 5 साल के भीतर किसानों की आय के साथ साथ घोटाले की रकम भी दोगुनी हो गई। ऋषि अग्रवाल परिश्रम की पराकाष्ठा में यकीन रखने वाले पहली पीढ़ी के कारोबारी बताए जाते हैं। उनके विजन से प्रभावित होकर श्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए एसजीपी शिपिंग यार्ड को सूरत में 1 लाख वर्ग मीटर जमीन आवंटित की थी। उद्योगपतियों के डेलीगेशन में मोदी जी के साथ अग्रवाल साहब भी विदेश दौरे पर गए थे, ठीक उसी तरह जैसे नीरव मोदी गए थे। ऋषि अग्रवाल ने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यानी हर तरह के बैंकों को चूना लगाया है। सबसे ज़्यादा यानी लगभग 4,000 करोड़ रुपए का फटका हम सबके प्यारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लगा है, जहां बुजुर्ग लोग सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अपने पैसे रखते हैं। इस तरह के घोटाले एलआईसी की तरह एसबीआई के निजीकरण का रास्ता भी साफ करेंगे। हमेशा की तरह साहब संसद में हाथ नचाकर कहेंगे, बाबुओं के भरोसे बैंकिंग सेक्टर कब तक छोड़ा जा सकता है, प्रोफेशनल प्राइवेट मैनेजमेंट चाहिए। अग्रवाल साहब ने आईसीआईसीआई जैसे प्राइवेट बैंकों को भी अच्छा खासा चूना लगाया है। अगर आप सोच रहे हैं कि इतने बड़े घोटाले से बैंकिंग सेक्टर की वित्तीय स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा, तो ये डर मन से निकाल दीजिए। जनता है, भरपाई करेगी। एटीएम ट्रांजैक्शन और दूसरी सेवाओं पर शुल्क बढ़ाकर कर ली जाएगी, जैसा हर बार होता है। एसजीपी ग्रुप को 2012 से लेकर 2017 तक बैंकों से लगातार लोन मिला है। 2012 में इस कंपनी का कारोबार 248 करोड़ रुपए था। 2017 में आकर कारोबार सिर्फ 2 करोड़ रुपए रह गया और घाटा 721 करोड़ रुपए हो गया। इसके बावजूद बैंकों ने इसे लोन दिया। जो लोग शेयर बाजार में रुचि रखते हैं उनके लिए स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि एसजीपी शिपिंग यार्ड किस हैसियत की कंपनी है। क्या ऐसी हैसियत की किसी कंपनी को 22,000 करोड़ का लोन मिल सकता है? भक्तगण, इस खबर से निराश ना हो। 2 चीजें आपके पक्ष में हैं। घोटाले में 2 साल यूपीए के कार्यकाल के भी हैं। कोई अगर आपसे यह कहे कि 2017 से इस घोटाले को लेकर सुगबुगाहट थी, फिर भी 5 साल तक कार्रवाई क्यों ना हुई, तो सीधे उससे कहिए कि 2012 और 2014 में भी बैंक लोन दिया था, तब क्यों चुप थे। इससे भी ज़्यादा तगड़ा पॉइंट ये है
कि घोटाले से जुड़े ज़्यादातर लोग नेहरू जी के कार्यकाल में पैदा हुए हैं, यानी मामला सुनवाई से पहले ही डिसमिस। एपीजी शिपयार्ड वाले घोटालेबाज कौन हैं? मित्रों, आप लोगों को एपीजी शिपयार्ड के 24,000 करोड़ के घोटाले वाले मालिक ऋषि अग्रवाल का थोड़ा सा परिचय बता देते हैं। ऋषि अग्रवाल के मामा का नाम है शशि रुइया। गोदी मीडिया तो बताएगा नहीं, ये रुइया ब्रदर और रुइया रवि रुइया इसार ग्रुप के मालिक हैं और भक्त प्रजाति वाले हैं। इसार ग्रुप का ज़्यादा नहीं, बस 50,000 करोड़ का लफड़ा था। ऋषि अग्रवाल के व्यापार को आगे बढ़ाने में रुइया ब्रदर की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ समय पहले तक ऋषि अग्रवाल अपने मामा के दफ्तर से ही अपना रुइया ब्रदर्स के व्यापार चलाता था और 2 भांजे हैं, दोनों बड़े व्यापार में। हालांकि अब तक उन दोनों पर कोई आरोप नहीं है, पर बैंकों को मेरी सलाह है कि बाकी अगर इन दोनों को कोई बैंक लोन दिया गया है तो वक्त रहते संभाल लें। एपीजी शिपयार्ड घोटाला भारत में आर्थिक सुनामी की पहली चेतावनी लहर है। राहुल गांधी की भविष्यवाणी सही साबित होने वाली है। शेयर बाजार से पैसे निकाल लीजिए, जो मुनाफा मिल रहा है छोड़िए मत, बैंकिंग सेक्टर ढहने वाला है। गोदी मीडिया आपको यह सब बताएगा नहीं, इसलिए बताना जरूरी है। आप भी जानें और अपने दोस्तों, मित्रों, संबंधियों, गांव, शहर वासियों को भी बताएं कि बिना किसी विघ्न के धड़ल्ले से देश लूट रहा है। धर्म, संस्कृति, राष्ट्रवाद का संस्कारी लापता ओढ़कर लूट का महायज्ञ चल रहा है। पिछले 7 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल में कुल 5,35,000 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले हो चुके हैं। यह पैसा आपका था। पिछले 7 सालों में कॉरपोरेट का 8,17,000 करोड़ रुपए का कॉरपोरेट लोन बट्टे खाते में डाल दिया गया। अंग्रेजी में इसे राइट ऑफ कहते हैं, लेकिन यह कभी वापस नहीं आता, इसलिए हम इसे कॉरपोरेट ऑफ माफ कहते हैं। यह पैसा आपका था। पिछले 7 साल में बैंकों के एनपीए में 21 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। एनपीए मतलब वह कर्ज जो अमीरों को दिया गया और वापस नहीं आ रहा है। यह पैसा आपका है। देश में बहुत पैसा है, लाखों करोड़, लेकिन आम आदमी दिल्ली, मुंबई, सूरत में फंस गया तो उसके लिए ट्रेन ही नहीं थी, बस ही नहीं थी। उसी दौरान प्रधानमंत्री ने अपने लिए 16,000 करोड़ के 2 उड़न खटोले खरीदे थे। लॉकडाउन से पहले हफ्ते में 12 करोड़ लोगों का रोजगार छूट गया था। प्रधानमंत्री ने अपने लिए 12 करोड़ की कार खरीदी। एक साल में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। प्रधानमंत्री ने अपने लिए 20,000 करोड़ का हवा महल बनवा रहे हैं। मध्यकाल में राजाओं की बर्बरता की कहानियां सुनने को मिलती हैं कि जनता के पास खाने को नहीं होता था और राजा के महल में जश्न चल रहा होता था, किला और मकबरा बन रहा होता था। उसी को चरितार्थ होते देखिए और अपने देश की बर्बादी का आनंद लीजिए। अगर आप आम आदमी हैं तो लाइनों में लगिए, कटोरा थामिए और 5 किलो राशन लीजिए। अगर आप नौकरी पेशा मिडिल क्लास हैं तो हिंदू मुस्लिम वाले नफरत भरे मैसेज फॉरवर्ड कीजिए। अगर आप उद्योगपति हैं तो भारत के बैंक लूट लीजिए, गुजरात में रहिए या लंदन निकल जाइए। देश के प्रधान की बड़ी अनोखी चौकीदारी है। चौचक निगरानी में देश के खजाने की लूट जारी है। आपको गर्व करते रहना है। सहभार भड़ास फॉर मीडिया, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। न्यूज़ फॉर दिल्ली। नमस्कार।